मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी अपने सह शिक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, अपने विश्वविद्यालय की उपकुलपति माननीय प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वो मुझे इस संगोष्ठी के कार्यक्रम को आरंभ करने की आज्ञा दें। बिल्कुल कीजिए बेटा। धन्यवाद महोदया। सुप्रभात और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार एवं स्वागत। कार्यक्रम का आरंभ आइए हम सब मिलकर राष्ट्रगीत से करते हैं। हमें खड़े हो जाना चाहिए। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। इस विशेष अवसर पर इस संगोष्ठी के विषय में आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि अपने देश के संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने संविधान से समरसता नामक वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम की घोषणा की है। हमारे विश्वविद्यालय की उपकुलपति प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल के दिशा निर्देशों के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 क में आने वाले सभी 11 मौलिक कर्तव्यों पर 11 अलग अलग विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हमारे विश्वविद्यालय ने किया है। आज की संगोष्ठी इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कोई नहीं, स्वयं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यधिक गौरव एवं हर्ष का विषय है। आपकी इस असीम कृपा के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। आपके स्वर्णिम विचारों से हमें सतत प्रेरणा मिलेगी। आज के कार्यक्रम का स्वागत उद्घोष करने के लिए हमारे मध्य स्वयं माननीय प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल जी हैं। ये कार्यक्रम उनके दिशा निर्देशों के कारण ही संभव हो सका है। महोदया, आपका सादर धन्यवाद एवं प्रणाम। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी और प्रोफेसर देवी सिरोही जी, जो कि क्रमशः राजनीति विज्ञान और इतिहास के विभागों से आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, उन्होंने इस आयोजन को बेहद विशेष बनाया है। आप दोनों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की ओर से अभिवादन। अब मैं माननीय उप कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वो इस संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ करें। विधि के क्षेत्र में प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल एक प्रकाश पुंज हैं। दशकों के शैक्षणिक अनुभव की वो जीती जागती मिसाल हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से उनका व्यक्तित्व स्वयं ओतप्रोत है। हाल में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि विश्वविद्यालय और देश छात्रों के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। माननीय महोदया, आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अमित। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, अतिथि देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति है जो हमें अपने उपनिषदों से मिली। अतिथि भगवान का रूप है। आज
हमारे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मोड से महामहिम के रूप में ब्रह्मा जी पधारे हैं। स्वागत है महामहिम। अंतःकरण से मैं आपका स्वागत करती हूँ। महामहिम, शब्द तो केवल व्यक्त करने के माध्यम है। आज हर शिक्षक, हर विद्यार्थी के दिलो दिमाग से स्वागत की तरंगे निकल रही हैं। मैं आशा करती हूँ महामहिम, आप इन तरंगों का अनुभव अवश्य कर रहे होंगे। मेरे अपने शब्द जो दिल से निकल रहे हैं, अहो भाग्य हमारा, अहो भाग्य हमारा, देवभूमि के देव के हुए दर्शन। अहो भाग्य हमारा, देवभूमि के देव के हुए दर्शन। नहीं जानती कैसे करूं उनकी सादगी, तेज और प्रतिभा का वर्णन। स्वागत है महामहिम। प्रोफेसर देवी सिरोही मेरी घनिष्ठ मित्र, मेरी प्रिय सखी, मगर आज सरस्वती के रूप में हमारे सम्मुख है। मेरे निमंत्रण का आप सदा रखती हैं मान, मेरे निमंत्रण का आप सदा रखती हैं मान, क्योंकि सेवा भाव और ज्ञान बांटने में आपके बसे हैं प्राण। स्वागत है प्रोफेसर देवी सिरोही। प्रोफेसर आशुतोष, इनसे तो मेरा लगभग 35 वर्ष का रिश्ता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ भी इनसे अनुरोध किया हो और इन्होंने मना किया हो। स्वागत है आशुतोष आज आपका। आज तो आप विष्णु जी के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक दिन का समय दिया और आप अपने प्रवचन के साथ यहाँ पर ऑनलाइन मोड से उपस्थित हैं। आपके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। बहुत स्पष्टवादी हैं, बहुत स्पष्टवादी हैं, अपने विषय में है माहिर, बहुत स्पष्टवादी हैं, अपने विषय में है माहिर। मन पसंद विषय है आपका आज, विचार अवश्य कीजिए जाहिर। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमारे दिल के बहुत ही करीब है, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय राजनीतिक विचारधारा। भारत का सोने की चिड़िया कहलाने वाला स्वर्णिम रूप विदेशियों को मुक्त करने वाला था। ये लालच ऐसा साबित हुआ कि अन्य देशों से लोग इसकी गरिमा भंग कर इसकी स्वाधीनता और अखंडता पर अजगर चिजकर डालकर बैठ गए। शेर के मुंह में हाथ डाल उसके दांत गिनने वाले भारत का यह देश, वेदों का जन्म स्थान, ऋषि मुनियों का तपोवन, अति प्रिय और परम पूज्य है। सैकड़ों सालों तक हमने पराधीनता का दुख सहा और अपमान का जहर पिया। 1857 के संग्राम के जख्म 1947 के बाद भी कई वर्षों तक हरे रहे। आजादी के दीवाने आंदोलनों की आग में कूदते रहे, चाहे गर्म दल का हिस्सा थे या नरम दल का हिस्सा। अहिंसा आंदोलनों की आत्मा और सोच है, और जलती हुई चिताएं हिंसा को पुकार चीत्कार करती हैं। अगर मैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल, बाल, पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आजादी का दीवानों का नाम लेना भी चाहूं तो डरती हूं कहीं किसी का नाम लेना भूल गई तो मेरी आत्मा भी तड़पती रहेगी उनसे क्षमा मांगने को। 33 करोड़ देवी देवताओं वाले इस राष्ट्र में आजादी के देवदूतों की संख्या कुछ कम न थी। उस समय की विचारधारा राष्ट्रीय भी थी और राजनीतिक भी। दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं और थे, उद्देश्य केवल एक था, स्वाधीनता और स्वराज्य।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वचन हवा में फैले हुए थे, विचारधाराएं कई थी, दृढ़ निश्चय की। ऐसा प्रतीत होता है मानो बाल गंगाधर तिलक के वचन मेरी जिह्वा पर आ बैठे हों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आशावादी विचार भी थे। लाला लाजपत राय, कैसे कहा उन्होंने, कैसे प्रेरणा दी उन्होंने, पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर के जरूरी कदम होते हैं। जुनून, विश्वास और त्याग का सम्मिश्रण। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पुकार, प्रोत्साहन, प्रेरणा। मैं फिर से सुभाष चंद्र बोस जी का नारा आपके सामने, उनकी वचन आपके सामने लाऊंगी। बहुत सही कहा था उन्होंने, याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। सभी नेताओं के, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा में संस्कार निहित थे। मैं फिर से लाला जी की बात करूंगी। देशभक्ति का निर्माण न्याय और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। निडरता, वीरता, आत्मत्याग, आत्मविश्वास और दीवानगी। सही सोच रहे हैं आप, मैं शहीद भगत सिंह की बात कर रही हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और कैसे इश्क किया उन्होंने इस राष्ट्र से। मैं उनके ही वचन आपके सामने ला रही हूँ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। और दिल में आकर चुभ जाती है जो बात उन्होंने कही, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। सामान्य विचार, एक ही निशाना, वे था राष्ट्र प्रेम। नेहरू जी ने भी कहा, कौन जिएगा अगर भारत ही जीवित नहीं रहेगा। आजादी के जुनून और विश्वास का एक और उदाहरण है चंद्रशेखर आजाद। एक ही गीत गाया करते थे वो, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। खून में सनी आजादी मिली, जलती हुई चिताओं को आंसुओं से बुझाने की रस्में खत्म भी ना हुई थी। 1962, 1965, 1971, 1999 युद्ध, कितनी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स, टेररिस्ट अटैक्स ने आग घेरा, मगर हमारे देश के वीर न थके न हारे। मुझे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आती है। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब मेरे हृदय के उद्गार तो मानो रुकने का ही नाम नहीं लेते। मैं चाहे शिक्षक हूं, चाहे मेरा रोल प्रशासनिक भी है, परंतु मेरे अंदर एक कवि बसा हुआ है। मैं अपने ही शब्द आपके सामने ला रही हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्र की तरफ से बात करूंगी। मैं राष्ट्र हूं,
मैं राष्ट्र हूँ वैश्विक परिवार का अटूट अंग। मैं राष्ट्र हूँ वैश्विक परिवार का अटूट अंग। मेरी धरती पर भी वैसे ही मानव है और है वैसा ही रंग। मेरी संस्कृति मेरी सभ्यता के रही सदा अधीन। मेरी संस्कृति मेरी सभ्यता की रही सदा अधीन। परिपक्वता जरूरी है मगर नहीं होना किसी के अधीन। तैयार है मैं दूसरों से सीखने के लिए, परंतु हम अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे। हिमालय से मेरे मस्तक पर मेरा भाग्य लिखा है। हिमालय से मेरे मस्तक पर मेरा भाग्य लिखा है। कल कल बहती नदियों झरनों से संगीत सीखा है। कल कल बहती नदियों झरनों से संगीत सीखा है। मेरी वादियां मेरे नगर विशाल, मेरी वादियां मेरे नगर विशाल मेरा अस्तित्व है। मेरा जन्मा जन यहाँ मेरा गौरव अद्वितीय है। अब राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के नागरिक क्या कहते हैं? मैं राष्ट्र दुलारा राष्ट्र प्रेमी हूँ। मैं राष्ट्र दुलारा राष्ट्र प्रेमी हूँ इसकी संतान। मैं राष्ट्र दुलारा राष्ट्र प्रेमी हूँ इसकी संतान। राष्ट्र की स्वाधीनता में बसी है मेरी जान। बंदूक थामे सरहद पे खड़ा रक्षक हूँ। बंदूक थामे सरहद पे खड़ा रक्षक हूँ तेरी आन का। बंदूक थामे सरहद पे खड़ा रक्षक हूँ तेरी आन का। खेत खलियानों में पसीना बहाता चिन्ह हूँ खुशहाल आवाम का। विद्यालयों में अर्जित ज्ञान बांटता हूँ तेरा सम्मान। विद्यालयों में अर्जित ज्ञान बांटता हूँ तेरा सम्मान। क्रय विक्रय में कर वृद्धि ऊंचा करूं आर्थिक स्थान। मगर मैं कुछ इससे ज्यादा भी कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। प्रहरी हूं मैं सेनानी बन जाता हूं। प्रहरी हूं मैं सेनानी बन जाता हूं जब स्वतंत्रता संग्राम में शूरवीर बन जाता हूं। राष्ट्र प्रेमी हूं, राष्ट्र प्रेमी हूं चाहे खड़ा सरहद पर या सोया आलीशान बंगलों में मखमली बिछौने पर। जब शत्रु ने ललकारा मैं सदा सिंह सा गरजा। जब शत्रु ने ललकारा मैं सदा सिंह सा गरजा। छोड़ सुख सुविधाएं सारी मैं हुंकारों फुंकारों से सजा। माथे पे लगाया तिलक अपने ही लहू का। माथे पे लगाया तिलक अपने ही लहू का। अब जो दुख की बात है, चला बहाने लहू अपने से ही मानव का। चला बहाने लहू अपने से ही मानव का। पूछा खुद से धरती माँ सबकी एक सी। पूछा खुद से धरती माँ सबकी एक सी। आसमान में दीवारें बनाऊं तो बनाऊं कैसी। टुकड़ों में बांट धरा को राष्ट्र प्रेम जगाया। टुकड़ों में बांट धरा को राष्ट्र प्रेम जगाया। हर राष्ट्र को धरा का परिवार क्यों ना बनाया। क्यों जागी इतनी भूख तेरे मुंह का निवाला छीन लाया। क्यों नहीं तेरे और अपने लहू का रंग मिलाया। स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारकों को चित्रों से, स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारकों के चित्रों से कक्ष सजाया। कैसे सामान्य जन को राष्ट्र भ्रष्ट कर झूठे सपनों में भरमाया। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी ये कहते हुए कि ये हमारा राष्ट्र है। आज हमारा अस्तित्व है तो हमारे राष्ट्र से है। जो हमारी विचारधारा है वो हमारी राष्ट्रीयता और प्रेम और स्नेह में निहित होनी चाहिए। इसके साथ मैं आज्ञा लूंगी। जय
हिंद। अमित अनम्यूट करो। अतिशय धन्यवाद महोदया। इस उद्घाटन उद्घोष के लिए जिसमें आपने आज की संगोष्ठी से जुड़ी रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी को, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इन्हें दशकों का शिक्षण, शैक्षणिक और अनुशासनिक प्रशासनिक अनुभव है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। इनके नाम कम से कम 6 किताबें इनके आपने लिखी हैं। यूजीसी विजिटिंग फेलो, विश्व भर में इन्होंने टीचिंग प्रोग्राम्स किए हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी, आपको सुनना आज हमारा सौभाग्य है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना। महामहिम राज्यपाल महोदय दत्तात्रेय जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। महामहिमा निष्ठा जसवाल, जो हमारी बहुत प्रिय आदरणीय मार्गदर्शिका रही हैं और एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं और बहुत ही विदुषी हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे पता है कि ये कितनी कुशल शिक्षिका के रूप में जानी जाती रही हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रबंधक भी रही हैं। अभी आधिकारिक पद पर देवी सिरोही जी, जो मेरी कुलीग हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं हिंदी भाषी हूं, मैं पाटलिपुत्रा से आता हूं, पटना से आता हूं, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है कि मैं हिंदी में मैंने देखा कि मुझे थोड़ी सी परेशानी होएगी, तो मैंने निष्ठा मैम से कहा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी मिक्स कर बोलना चाहूँगा। मुझे आशा है कि राज्यपाल महोदय भी मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे और मुझे इसके लिए अनुमति देंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि जो मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे कोटेशंस भी हैं, वो अंग्रेजी में हैं, और मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम से हुई है, तो अब इसके लिए मैं मतलब यही कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स डेमोक्रेटिक जर्नी इन 1950, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार था जो हमारे पश्चिमी विचारक थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में लिखा और भारतीय प्रजातंत्र के बारे में अपनी सोच जाहिर करी और अपनी रचनाओं में इसका जिक्र किया। उस समय एक एरिया स्टडीज की बात होती थी। तो भारत के बारे में जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने 3-4 तरह की विचारधाराएं आई। देयर वर 4 काइंड ऑफ थियरीज which explained that Indian democracy was not going to be successful। तो उन्होंने एक तरह से लिख दिया कि भारत में तो लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सफल हो सकता? तो उन्होंने अपने जो महान विचार थे वो दिए। पहला, जिसको मैं वो अपने जैसा मैं देखता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं देखता हूँ कि पहला तो उनका पॉलिटिकल कल्चर, जो राजनीतिक संस्कृति होती है, उसका उन्होंने विचार दिया। उन्होंने कहा, जिसमें मार्गरेट वीनर को आप ले सकते हैं, मॉरिस जोन्स को ले सकते हैं, ये सारे इंडियन स्कॉलर हैं और अच्छे विद्वान हैं, लेकिन इनकी सोच में मुझे कहीं ना कहीं समस्या लगती है, जो मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो जो पहले हमें जानना चाहिए कि उनके विचार क्या थे। तो उनका विचार ये था कि जो भारत की संस्कृति है, जो इंडियन पॉलिटिकल कल्चर है, वो लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। उनका कहना था कि जो हमारी जो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है, उन्होंने भारत के जो सामाजिक संरचना है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया।
उन्होंने कहा कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, मेरे ख्याल में उन्होंने कास्ट सिस्टम का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो हायरार्किकल सोशल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, मॉरिस जोन्स जैसे कहते हैं कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो सदियों से एक जैसा रहा और राजनीतिक व्यवस्था से वो अलग रहा। मतलब हमारे समाज में पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर दे डिडंट गो हैंड इन हैंड। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट वाज इनइक्वालिटेरियन, दैट वाज बेस्ड ऑन हायरार्की, बेस्ड ऑन ह्यूमिलिएशन, बेस्ड ऑन इंडिग्निटी। तो इस तरह से हाउ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, व्हिच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, how it would be compatible to the idea of democracy, liberal democracy, which is based on equality, justice, and fraternity. So that was one argument which goes very much in a dominant manner. You have heard about Almond and Verba also. They talked about India having a parochial participant culture. And Andre Bete talks about this incompatibility between the normative order and the existential order. तो इनका जो तर्जुमा था, इनकी जो बातचीत का जो इनकी जो विचारों का सार ये था कि जो भारत की जो सामाजिक संरचना है वो लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए बहुत ही माकूल, बहुत ही अनुकूल नहीं है, कहीं समरसता का अभाव है। दूसरा विचार आता है सोशल क्लीवेज थ्योरी का, कि जो समाज में जो विभिन्नताएं हैं, जो समाज में जो विभेद है, जो भाषाई आधार पर विभेद है, जो धर्म के आधार पर विभेद है, जो कि जाति के आधार पर विभेद है, जो क्षेत्रवाद के आधार पर विभेद है, ये जो विभिन्न तरह की अस्मिताएं हैं वो भारत के प्रजातंत्र को जीवित नहीं रहने देंगी। भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, जैसा उनका कहना था। यहाँ पे आप जेस मिल को देखते हैं और बहुत सारे जो पश्चिमी विचारक हैं वो इस तरह के विचार रखते थे। और कुछ ऐसा मतलब एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी है कि बहुत सारे इंडियन थिंकर्स भी, जैसे प्रताप मेहता एंड ऑल, ये भी सोचते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र की सफलता हुई है ये अपने आप में एनोमली है, अपने आप में एक एक्सेप्शनलिज्म है। दूसरी बात, तीसरी थियरी जो वेस्टर्न थिंकिंग में आपको आती है वो ये आती है कि पॉवर्टी इज अ ग्रेट प्रेडिक्टर ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर समाज संपन्न नहीं होगा, अगर राष्ट्र संपन्न नहीं होगा, अगर राष्ट्र में गरीबी होगी, गुर्बत होगी और लोगों में एक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तो भी डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम जानते हैं कि भारत जो है वो उपनिवेशवाद के कारण जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई वो भारत से बहुत ज्यादा भारत का नुकसान किया गया, भारत की एक्सप्लॉयटेशन हुई। तो भारत तो कहीं भी औद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं था। तो उसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भारत एक गरीब राष्ट्र था तो यहाँ भी प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चौथी थियरी आती है जो रिवोल्यूशनरी थियरी, जो उस समय एक मार्क्सिज्म और रेडिकलिज्म का दौर था 1950-60 में। तो बैरिंगटन मूर जैसे आते हैं, वो कहते हैं कि भारत का प्रजातंत्र तो सफल हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, फार्मर्स पीजेंट प्रॉब्लम है, तो एक रेडिकलिज्म आएगा। और वो तंजौर, तेलंगाना के भागा मूवमेंट, आज का जो झारखंड है उसका जिक्र करते हैं। और उनकी एक सोच थी कि भारत में चूंकि एक फ्यूडल सिस्टम है तो भारत में एक रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। तो ये चार तरह की विचारधारा आती है। जैसा मैं दोहरा दूं जल्दी से, पहला तो पॉलिटिकल कल्चर का आता है कि राजनीतिक संस्कृति भारत की जो है वो सामाजिक संरचना, राजनीतिक संस्कृति में भी खोट है और सामाजिक संरचना में भी समस्याएं हैं जो कि भारत में प्रजातंत्र को सफल नहीं होने देंगी। दूसरी बात आती है कि समाज की जो विभिन्नताएं हैं, जो जिसमें आप पार्टीशन एंजाइटी भी कह सकते हैं कि किस तरह से खून खराबा होता है और धर्म के नाम पर। और उस समय दक्षिण में एंटी हिंदी मूवमेंट की जाती है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो उनके राजा महाराजाओं को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कहा गया कि जो ये क्लिवेजेस हैं, जो सोशल क्लिवेजेस हैं, वो प्रजातंत्र को सफल नहीं होने देंगे। तीसरी बात मैंने आपको कहा कि जो आर्थिक पिछड़ापन है, जो ह्यूमन पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी, इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम बोथ इनकम पॉवर्टी एज वेल एज ह्यूमन पॉवर्टी। तो ये जो पुअर कंट्रीज हैं वो प्रजातंत्र नहीं रह पाते, जैसा कि हम लातिनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हैं। और चौथा तो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जो उस समय तो बहुत ही समीचीन लगता था, पर आज तो कहीं भी समाजवाद एक विचारधारा के रूप में सफल नहीं मानी जा रही है।
अब मेरा इस पे मैं आता हूं कि इन सभी जो विद्वान थे ये किस तरह से फेलियर हुए. हाउ ऑल दीज थ्योरीज व्हिच वर put forward and which were dominant thinking about the future of Indian democracy. In fact, Sally Harrison talked about India of the dangerous decade. Harry Kestein talked about incompatibility between the traditional social order and the modern political order. And all these people thought about the very dismal future of India's democratic institutions and democratic procedure, democratic thinking, how they have failed. What are the reasons why democracy survives in India? It goes from strength to strength. आज भारत का लोकतंत्र जो है विश्व में एक मिसाल के तौर पे जाता है और हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक लोड स्टार है, एक भारत एक प्रेरणा का स्रोत है. मैं 2004 में नाइजीरिया गया था, लेगोस, और वहां का उस समय संविधान बन रहा था और वो एक तरह से मैं उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करा. तो मैंने देखा कि वो जो संविधान की जो संविदा बना रहे थे, प्रस्तावना बना रहे थे, उन्होंने भारतीय संविधान को पूरी तरह से कॉपी किया था. तो हम अपने संविधान पर कहते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक विश्व के लिए एक मिसाल के तौर पे माना जाता है. और जब भी हम कहते हैं ना कि भारत का बहुत पश्चिमी विचारक लिखेंगे आपको 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा तो एक ही संविधान रहा है. हमारा तो कोई संविधान 2-4 हमने हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं अदल बदल के उनकी तरह हमने कोई बहुत सारे संविधान तो नहीं बनाए. तो ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश राष्ट्र जो कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए और स्वतंत्र हुए, उन्होंने संविधान पर संविधान बनाए हैं. लेकिन हमारा जो संविधान है it has overcome many of the challenges which India has faced in the last 70 years or so. 70 साल हो गए हमें भारत को गणतंत्र हुए, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हुए. तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि क्यों भारत में प्रजातंत्र सफल हुआ. तो मैं इस पे कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ. पहली चीज तो मुझे ये लगती है, और मैं यहाँ पे कुछ नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे रजनी कोठारी हैं, वो भी लिखते हैं, और भी बहुत सारे विचारक, आशीष नंदी हैं, बहुत सारे विचारक इस बारे में बात करते हैं कि भारत का एक जो भारत की संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति में देखिए वाद विवाद नहीं है, भारतीय संस्कृति में संवाद है. हम आपस में जो डायलॉगिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो वो भारत की सभ्यता में शुरू से है. भारत की सभ्यता में जो हम वैल्यूज की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, एकोमोडेशन, वो चीज आपको भारत की संस्कृति में मिलती है और भारतीय संविधान में भी मिलती है. अगर आप भारतीय संविधान पर दृष्टि डालें, एक समग्र दृष्टि डालें, मैं भारतीय संविधान का विद्यार्थी हूं, तो आप देखते हैं कि भारत के जो संवैधानिक उपबंध हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको समरसता का भाव मिलता है, समग्रता का भाव मिलता है, एक इंक्लूजन की बात मिलती है. Our constitution not only recognizes the differences, it accommodates the differences. It not only accommodates the differences, it also gives representation to the differences. तो तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, रिकॉग्निशन, accommodation and representation. ये तीनों चीजें आपको भारतीय संविधान में मिलती हैं. और वहां पर हम देखते हैं कि जो संविधान, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, वहां पर गांधी के विचार आपको नजर आते हैं. गांधी जी जब बात करते हैं, जैसे मैंने गांधी जी का एक कोटेशन रखा है, गांधी जी कहते हैं, और मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड. आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल द लैंड्स. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any way. तो हम दूसरी की संस्कृतियों को देखेंगे, परखेंगे, अपनाएंगे भी, लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति है उसको हम नहीं छोड़ेंगे. हम अपनी संस्कृति को अपने पास रखेंगे. और ये चीज आपको नजर आती है, जो गांधी के जो विचार हैं वहां पे हमेशा आपको नजर आएगी कि गांधी जी एक तरफ तो हिंदी भाषा की बात करते हैं, गुजराती हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, और आशा भी करते हैं कि दूसरे जो स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदारी हैं वो हिंदी सीखेंगे और हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे, एक राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी. लेकिन साथ ही वो दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं, वो दूसरी धर्मों का भी, दूसरे जो विभिन्नताएं हैं उनका भी सम्मान करते हैं. और यही एक कारण है
कि हम गांधी जी को एक मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में। जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ग्रैनविले ऑस्टिन मैम, आपके बहुत सारे स्टूडेंट ग्रैनविले ऑस्टिन को पढ़ते होंगे, तो ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं कि भाई ये तो सारा यूरोपियन आइडियाज है जो वेस्टर्न कल्चर, और इसमें सच्चाई भी है कि 1935 जो एक्ट है उसके बहुत सारे उपबंधों को भारतीय संविधान में अपनाया गया। लेकिन ऑस्टिन भी मानते हैं कि ठीक है, ये जो प्रजातंत्र का जो विचार है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विचार है, ये यूरोपियन विचार है, लेकिन भारत की जो मिट्टी थी वो इसके उपयुक्त थी। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के जो कल्चर था, भारत का जो ट्रेडिशनल ऑर्डर था, वो कुछ भी कहें, ये विकृतियां आई हैं समाज में, हम सभी जानते हैं, और विकृतियों को दूर करने का भी प्रयास हुआ। 19th सेंचुरी में बहुत सारे हमारे सामाजिक सुधारक हुए, उन्होंने कोशिश करी कि समाज में सुधार लाया जाए, और सुधार हुए भी। और बहुत इसमें कोई हमने अंग्रेजों पर हम आश्रित नहीं रहे, हमने खुद भी अपना प्रयास किया कि भारत समाज जो है वो प्रजातांत्रिक बने, और कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक मूल्य हमारे पास थे भी। जो V.S. नायपाल कहते हैं ना, 1000 साल का जो 1000 years ऑफ डार्क इरा, तो ये भी तो एक सच्चाई है ना कि भारत एक उपनिवेशवाद का शिकार रहा सदियों तक। तो उसकी भी एक विकृतियां जो समाज में आती हैं, कहीं ना कहीं हम उसको भी दोष दे सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है, आप इससे विरोध कर सकते हैं। एक मैं और अम्बेडकर का विचार लाना चाहता हूं कि अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं। तो एक तरफ गांधी जी हैं जो स्वराज को एक बहुत ही उदात्त रूप में देखते हैं। उनका स्वराज सिर्फ ये नहीं है कि भारत को विदेशी उपनिवेशवाद से मुक्त किया जाए, वो उनका जो स्वराज है वो आत्मिक जो स्वतंत्रता है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो दोनों चीजें। अगर आप फ्रीडम की बात करें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, यूरोपियन कॉन्सेप्ट में, तो फ्रीडम कहीं ना कहीं एक निगेटिव टर्म्स में आता है। मैंने एक गांधी जी का कोटेशन भी कहीं देखा, उसमें गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो स्वराज का जो विश्वास है, जो हिंद स्वराज का है, ये कोई जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश इंडिया से जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, इंग्लिश गवर्नमेंट, उसको मैंने कॉपी नहीं किया है। हमारा जो विचार है वो हमारा भारतीय संस्कृति से आया, और वो ये भी बात करते हैं कि जो स्वराज है वो तो वैदिक टर्म है, स्वराज जो है वो हमारे वेदों से आया है, ये हमारी संस्कृति में निहित है। तो ये कोई ऐसा विचार नहीं है जो हम बाहर से लाते हैं। इसी तरह से अगर आप जो बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि गांधी जी जो हैं वो उनका कोई विचार, उनका कोई प्रभाव संविधान पर नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। केवल ये कह देना कि गांधी जी का जो विलेज स्वराज, विलेज रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था, वो संविधान में उस तरह से नहीं आ पाया। लेकिन आप ये देखते हैं कि गांधी जी कहीं भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। गांधी जी 1939 में कहते हैं कि हमें एक संवैधानिक सभा चाहिए। गांधी जी 1928 में जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है तो उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमें दो तरह के प्रजातंत्र चाहिए। एक जो प्रजातंत्र है वो बारडोली आंदोलन का जिक्र करते हैं, वो चंपारण आंदोलन का जिक्र करते हैं, वो खेड़ा आंदोलन का जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि ये आंदोलन किसने चलाया, ये आंदोलन प्रजातांत्रिक है और इसको अनपढ़ किसानों ने चलाया। तो वो कहते हैं कि एक तरफ आप नेहरू रिपोर्ट देखिए, ये हमारे विद्वान जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो हमारे नेतागण हैं, समाज के जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं। तो हमारे किसान भी एक तरह से क्रांति ला रहे हैं। तो वो गांधी जी का जो विचार है वो दोनों तरह के विचारों पे आधारित है। एक तरफ तो वो ग्रामीण जो भारत की जो सभ्यता, जो सभ्यता मूलक जो हमारी विशेषताएं हैं उसको लाना चाहते हैं, और साथ में वो आधुनिकता, वो आधुनिकता के खिलाफ नहीं है, वो जो इक्वालिटी जस्टिस इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो केवल एक पार्टी पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, वो सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट भी था। अगर आप संवैधानिक सभा देखें, अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र करें जो नेहरू जी ने 1946 में पेश किया था संविधान सभा में, उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात हुई थी। और इसलिए भारत का प्रजातंत्र अगर आज सफल हुआ है तो इसलिए सफल हुआ है क्योंकि हमारी जो मूलभूत जो फाउंडेशनल वैल्यूज थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और वो कोई पश्चिमी देशों के उधार नहीं लिए हुए,
वो हमने अपनी संस्कृति, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अपने सोर्सेज हैं, जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो सिविलाइजेशनल कल्चर से जो जुड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं हमने उनसे भी गेन किया है। यही कारण है कि अगर आप बहुत चीजों को देखिए, आप भारत की संघात्मक व्यवस्था को देखिए, भारत के जो धर्म सहिष्णुतावाद देखिए, जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये सारे केवल पश्चिमी राष्ट्रों से नहीं है, ये अपने आप में एक मौलिकता लिए हुए हैं। और वो मौलिकता कहाँ से आती है? वो मौलिकता हमारे अपने संस्कारों से आती है, अपने सभ्यता मूलक मूल्यों से आती है, न कि केवल ये कॉपी। तो ये इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूं कि जो हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से कट एंड पेस्ट है या कॉपी किया हुआ है। हमारे संविधान में बहुत सारे विचार हमने दूसरों से लिए हैं, लेकिन हमारे विचार भी दूसरे देशों ने लिए हैं और ले रहे हैं। आज हम बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की, बहु सभ्यतावाद की। ये मल्टीकल्चरलिज्म तो हमारे संविधान में निहित है, और उस समय निहित है जब लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म का टर्म भी नहीं सुना था, उस समय कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये अस्मिता की बात आज हो रही है, अस्मिता हमारे संविधान में निहित है। हमारे संविधान में जो आप बात करते हैं, आज अमेरिका में लोग हाइफेनेटेड अमेरिकन की बात कर रहे हैं, है ना, और भारत अमेरिका में जिस तरह से कमला हैरिस के बारे में कहा जा रहा है, आज भी एक बयान आया है ट्रंप साहब का। तो ये चीजें जो हो रही हैं, ये चीजें हमारे संस्कारों में नहीं रही हैं। अगर कोई भी सभ्यता अगर वो विचलित हुई है, अगर वो प्रताड़ित हुई है, तो वो पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सीरियन क्रिश्चियन का उदाहरण ले, वो भारत में आए हैं। तो अगर भारतीय संविधान अगर ये कहता है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो दूसरे जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनका धर्म अलग है, अगर उनको एक स्पेस दिया जाए, तो ये हमारी संविधा में निहित है। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था। एक और बात मैं अम्बेडकर की कहना चाहूंगा, जो आज मैडम ने बात करी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, निष्ठा मैम को ज्यादा मेरे से पता होगा, इस बात का जिक्र अम्बेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी और उन्होंने कहा था कि अब भारत जो है स्वाधीन हो चुका है, तो अब हमें अपने जो हमारी जो ड्यूटीज हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब एजुकेशनल पॉलिटिक्स से की जरूरत नहीं है। अब भारत आजाद हो चुका है, हमारा अपना मुल्क है, तो हम संवैधानिक उपायों का सहारा लें। अगर हमारा कोई क्लेम है, हमारी कोई मांग है, हम कुछ चाहते हैं, तो हम उसके लिए संविधान का सहारा लें, संवैधानिक मूल्यों का सहारा लें। और अगर आप देखें, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था। कहीं भी उसमें वायलेंस नहीं है, कहीं भी रिवोल्यूशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैम ने बात करा चंद्रशेखर आजाद जी की, भगत सिंह जी की, वो बहुत महान, उन्होंने भारत के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन ये भी अगर आप देखें कि जो भारत का जो मेन स्ट्रीम जो मूवमेंट रहा है, जो हमारा थॉट रहा है, जो हमारी राजनीतिक विचारधारा रही है, वो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रही है। और उसके लिए हम कोई पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित नहीं रहे, ये हमारी अपनी संस्कृति रही है। भारत ने कभी किसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, भारत ने कभी किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं की। भारत ने सभी को प्रश्रय दिया। सभी लोग जो प्रताड़ित थे पूरे विश्व से, वो भारत में आए और भारत में रच बस गए। कितनी सभ्यताएं आई, कितनी जातियां आई, जनजातियां आई और भारत में रही और भारत का हिस्सा बन चुकी। बल्कि आप देखें तो गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज लोग भी भारत में रहने के लिए आजाद हैं, वो रहें और भारत की संस्कृति को अपनाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है भारत में कि भारत में कोई एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स रही है। और ये हमारी जो आप अगर अम्बेडकर को देखें, इवन गांधी जी को देखें, तो वो कर्तव्यों की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। तो ये गांधी जी भी बात करते हैं कि कराची रेजोल्यूशन जब 1931 में होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी, जिसमें एक कोटेशन है जो मैं पढ़ता हूँ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 में बात करते हैं, गांधी जी बात कर रहे हैं 28 जून को 1947 में। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डिस्कसिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the proper question is not what the rights of a citizen are,
but rather what constitutes the duties of a citizen. So मैं दोहराता हूँ, Constituent Assembly is discussing the rights of the citizens. As a matter of fact, the proper question is not what the rights of a citizen are, but rather what that constitutes the duties of a citizen. Today, everyone wants to know what his rights are. But if a man learns to discharge his duties right from the childhood and studies the sacred books of his faith, whatever is his faith, Hindu, Muslim, Christian, whatever, studies the sacred books of his faith, he automatically exercises his rights too. Rights cannot be divorced from duties. This is how Satyagraha was born for me. I was striving to decide what my duties were. So from childhood, Gandhi says कि मुझे जब मैं जो सभी लोग हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारा ये भी है कि अगर हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो हमारे अधिकार खुद ही आ जाते हैं। और इसी तरह से अम्बेडकर भी जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज बनती है कि हम भारत के संविधान के उपबंधों को अपनाएं और संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी बात, अपनी मांगों को रखें। धन्यवाद। मैंने बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और राज्यपाल महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके शागिर्द में मुझे बोलने का मौका मिला, और मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द भी बोलने पड़े, लेकिन मैं आप लोग का बहुत ही, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू निष्ठा मैम, आपका तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ, आपने मुझे हमेशा अवसर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और क्षमा प्रार्थी हम हैं क्योंकि समय अभाव की वजह से हम सभी आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपको विस्तार से सुनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली वक्ता प्रोफेसर देवी सिरोही पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और ये चंडीगढ़ सेंटर कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्षा भी रही हैं। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व में भारत अमेरिका के संबंध, दलित आंदोलन, जेंडर स्टडीज और तमाम हिस्ट्री, इतिहास और आधुनिक समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण इश्यूज पे प्रोफेसर देवी सिरोही एक मर्मज्ञ लेखिका के रूप में और शैक्षणिक राजनीतिक जीवन में इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सादर आमंत्रित करते हैं हम आपको। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे भी जो पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम प्रोफेसर आशुतोष ने अपने साथ व्यक्त की, वो प्रॉब्लम मुझे भी थोड़ी है। हिज एक्सेलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, माय कोलीग, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट पर, विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं ये भी जो भी मैं कुछ कहना चाह रही थी, बहुत कुछ प्रोफेसर निष्ठा और प्रोफेसर आशुतोष ऑलरेडी कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ रिपीट करूंगी यदि मैं उसी बात को बार बार जो है कहती हूँ। मैं अवॉइड करूंगी कि ये रेपिटेशन ना करूं। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया का जो आंदोलन है, स्वतंत्र आंदोलन है, वो एक बहुत ही लंबा आंदोलन है। यदि आप देखते हैं, और मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा आज के डिस्कशन में, वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तहत मैं बात करूंगी। प्रोफेसर आशुतोष ने ज़्यादा कंटेम्प्रेरी पे फोकस किया है, और प्रोफेसर निष्ठा जो कि हर तरह से, उनको तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो उन्हें नहीं आता है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो लॉ का हो,
और वो उसको इतने सुंदर रूप से एक कविता के रूप से उसका व्याख्यान करती हैं कि सुनने में जो है बहुत ही मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो एक ड्राई सब्जेक्ट है, मैं एक ड्राई मेथड जो है वे से, आई थिंक हिस्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली ड्राई है, यू नो, कंपेयर टू यू कैन से लिटरेचर या पोइट्री। इंडिया का जो स्ट्रगल है एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, एक स्वतंत्र आंदोलन एक बहुत लंबा जो है दौरान रहा है, और हमको सब पता ही है कि ये जो स्ट्रगल था ये एक एलियन गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके तहत था, जो उन्होंने हमारे साथ शोषण किया, जो उन्होंने हमारे साथ एक आर्थिक शोषण किया, जो है हमसे एक सस्ता माल लेके हिंदुस्तान से और हमें एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है महंगे प्राइसेस पे बेच के जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया वो हमें सब पता है, उसका सब पता है। अब ये जो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन हुई और जिस तरह से हिंदुस्तान इतने सालों सौयों साल ब्रिटिश रूल के अंडर रहा, हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने इसका व्याख्यान डिफरेंट स्ट्रैंड से इसका जो है डिस्कशन हुआ है, जैसे कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, जैसे कि सोशलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, या जैसे कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, या जैसे कि सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी है। तो यदि आप ये थॉट प्रोसेसेस देखते हैं तो इसमें उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तहत इस फ्रीडम स्ट्रगल को लिया है। अब मैं ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं सब सारा एक it is impossible to discuss the subject completely and all these perspectives completely. जैसे कि सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी है, उनका मानना है कि जो मूवमेंट है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है या नेशनल मूवमेंट है या स्वतंत्रता का आंदोलन है, वो ग्रास रूट लेवल से उभर के आया। ये नहीं है कि ये स्ट्रगल ऊपर से आया या गांधी जी वॉज द मेन पर्सन हु ब्रॉट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। उनका मानना है कि ये एक मैस बेस जो है वो नीचे से उभर के आई और ये स्ट्रगल जो है ये एक मैस स्ट्रगल था जिसने जो है एक मूवमेंट पकड़ा, और क्योंकि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन थी, ब्रिटिश शोषण था, और वो जो शोषण था वो एक डीप रूटेड लेवल तक पहुंच चुका था। तो ये एक सबल्टन कॉन्सेप्ट या हिस्टोरियोग्राफी जो है वो आज के दिन स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो निकल के आई है। वी फाइंड कि जो रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें फ्रीडम जो है हमें वी विल हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम थ्रू वायलेंस, जो है वो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट थी। और जो जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट भगत सिंह, वी हैव टॉक्ड अबाउट सुभाष चंद्र बोस, और हम देख सकते हैं कि एक और जो डिस्कोर्स था जो निकल के आता है और जिस डिस्कोर्स के तहत जो कि जो है जो कॉलोनियल स्टेट के का डिस्कोर्स है कि इश्यूज हैं हमारी कॉलोनियल स्टेट के साथ, वो जो डिस्कोर्स है दैट इज ऑल्सो, उस डिस्कोर्स को जो है उस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगी। और उस डिस्कोर्स में हम देखते हैं कि जैसे आशुतोष जी ने भी पॉइंट आउट किया कि जो फॉरेन राइटर्स थे उन्होंने, जैसे कि मिल हुआ या जोन्स हुए, उन्होंने कहा कि इंडिया तो एक राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन। इंडिया राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया जो है वो विभाजित है। वो इंडिया किस चीज पे विभाजित है? इंडिया वर्ग पे विभाजित है, इंडिया धर्म पे विभाजित है, इंडिया भाषा पे विभाजित है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई कोहेसिवनेस नहीं है, इंडिया में कोई एक यूनिटी नहीं है। और जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफी बार मैं सोचती हूँ कि इस पॉइंट को जो है उभार के नहीं लाया जाता है, वो है कि जो विमेन हैं
जो फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने ये स्ट्रेस किया कि विमेन को की जो पोजीशन है इंडिया में वो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, वो बहुत ही एक अनसिविलाइज्ड तरीके से विमेन को ट्रीट किया जा रहा है। और वो उन्होंने कहा कि जिस नेशन में विमेन इक्वालिटी नहीं है, जिस नेशन में जातिवाद पे डिवीजन है, जिस नेशन में विमेन को इनइक्वालिटी है, उसको आप एक नेशन कैसे कह सकते हैं? अब ये जो डिस्कोर्स था जो कि ब्रिटिश राइटर्स लेके आए अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र कि इंडिया तो एक नेशन ही नहीं है, इंडिया, हम एक इंडिया का नेशनहुड की बात कैसे कर सकते हैं? तो जो इस टाइम के थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय या फिरोज शाह मेहता या दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन, इनको इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में यदि एक वननेस लानी है, एक कोहेसिवनेस लानी है, तो जो एब्यूजर्स हैं सोसाइटी में, जैसे कि सती, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, वर्गों में जो डिफरेंसेस थे, जातिवाद, इन पर हमें इन एब्यूजेस को हमें हटाना जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि राम मोहन रॉय उनका एक लीडिंग नेम है इस टाइम पे, और उन्होंने इस मुद्दे को, इन इश्यूज पर काम किया और सती एबॉलिशन एक्ट उनकी वजह से जो है पास किया गया। और नॉट ओनली दैट, लेकिन जो हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं या सिविल राइट्स की बात करते हैं या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज भी करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल और ह्यूमन राइट्स हैं। राजा राम मोहन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को प्रोपाउंड किया कि ये जो राइट्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, इन राइट्स के ऊपर स्टैंड होनी चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सहयोग था वो हम एक पर्सन को ही श्रेय नहीं दे सकते, हम सिर्फ राजा राम मोहन रॉय को ही श्रेय नहीं दे सकते। हम देखते हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं उभर के आते हैं। वहाबी मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जो है आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो सोसाइटी में विमेन की जो पोजीशन है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमें जो इंडियन स्टेट है, इस टाइम पे ये बात हमें नजर आ रही है कि हमें अपनी सोसाइटी को भी अंदर से, वी हैव टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी फ्रॉम विद इन एज वेल। कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे, जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट्स थे, उसको भी हमने अपनाया। तभी कहा जाता है कि शुरू में स्पेशली हमने जो ईस्ट और वेस्ट की जो एमलगेमेशन है ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ऑफ सिविल राइट्स, उनको जो है एमलगेमेट किया गया कि यस, ये जो राइट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जो मानवीय अधिकार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इनके ऊपर जो है जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इन पे चर्चा किया, उन पे विश्लेषण किया। तो हम देख सकते हैं कि जो शुरू में, जैसे गांधी जी जो हैं पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन वो बाद में भी कर रहे हैं और शुरू में भी हो रही है, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में भी हो रही है। और 19th सेंचुरी में जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बहुत जो है डिस्कशन हुआ, विश्लेषण हुआ। और उसमें विवेकानंद जैसे उन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की भी बात की, और उन्होंने जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको प्रोपाउंड किया।
कौन नहीं जानता कि विवेकानंद अमेरिका गए? कौन नहीं जानता कि पार्लियामेंट ऑफ नेशंस में विवेकानंद ने जो हिंदुइज्म का प्रोपाउंड किया और जिस तरह से किया, उसमें उन्होंने बताया कि सब धर्मों में एकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पीरियड था, जो शुरू का पीरियड था, उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचे थे कि हमें आज़ादी एकदम मिल जाएगी। उन्हें पता था कि अभी हमें अपनी सोसाइटी को चेंजेस विद इन द सोसाइटी वी हैव टू ब्रिंग। लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे ऑफ राइट्स, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑफ सिविल राइट्स, ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो बहुत क्लियर थे। हम देखते हैं कि जो अगला फेज होता है जिसमें जो है जो विचारधारा है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें कांग्रेस की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और इसमें जो विचारधारा है उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे। ये नहीं कि सभी ये कह रहे थे कि हमें आज ही आज़ादी चाहिए। जो मॉडरेट्स थे वो कह रहे थे हमें ग्रेजुअली आज़ादी मिल जाए। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ब्रिटिश रूल को उसकी सराहना कर रहे थे कि हमें वेस्ट से बहुत कुछ मिला है, वेस्टर्न एजुकेशन से हमें बहुत कुछ मिला है, हमें एक साइंटिफिक टेम्पर मिला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट को यदि आप देखते हैं तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिड नॉट जंप इमीडिएटली with the idea that we are fighting against the British and we will become independent. लेकिन at the same time it was a gradual process. जो culmination है, it will ultimately lead to the greater and aggressive struggle of Indian independence. जो extremists थे जिनको लाला लाजपत राय या गंगाधर तिलक, ये जो है देवर, जैसे प्रोफेसर निष्ठा ने पॉइंट आउट किया कि तिलक ने कहा कि स्वराज इज माय बर्थ राइट। अब दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो ऑफ स्वदेशी। ये नहीं है कि गांधी जी ही आके सीन पे आए और उन्होंने स्वदेशी को प्रोपाउंड किया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी वाज had already emerged during this time. ये बात बिल्कुल इमर्ज हो चुकी थी कि इंडिया का शोषण हो रहा था। दादा भाई नारोजी की जो ड्रेन थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली, स्पेसिफिकली और बड़ी अच्छी तरह से व्याख्यान किया कि किस तरह से इंडिया का आर्थिक शोषण हो रहा है, इस थ्योरी को जो है नॉट ओनली द मॉडरेट्स, वो तो मॉडरेट थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और उसे प्रोपाउंड किया। तिलक जो है उन्हें ये भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री, जो बाद में गांधी जी बात करते हैं, इंडिजिनस, ये नहीं है कि इनफैक्ट वेरी ऑफन इट इज सेड दैट गांधी वाज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, so when he came the movement had already started kind of उसका पकना शुरू हो गया था। It was like this. तो हम देख सकते हैं कि जो political thinkers हैं, if you correlate it with the freedom struggle, we are correlating political thinking with the freedom struggle. तो जो freedom struggle है वो धीरे धीरे जो है एक cohesiveness पकड़ने लगा। पहले जो हमारी सोसाइटी में abuses हैं, जो हमारे differences हैं, उनको कम करना, और उसके बाद में एक राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एक राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म जो है उसकी भावना क्रिएट होने लगी। तिलक कहने लगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो फेस्टिवल है, वो जो है वी शुड बी प्राउड ऑफ देम, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, एंड इंडिया का जो है बेसिकली वी शुड काइंड ऑफ to have our own self-respect. He went back to the Vedas, the message of the Vedas, the message of the Gita. He said कि ये जो है हमें अपनी एक self identity. So the question was that we were talking of a nation, we were talking of nationalism, and we were talking of national identity.
तो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी जो है वो उभर के आती है, जो कि हमारे जो ओके जस्ट समयाभाव के कारण ओके सो शुड आई बी वाइंडिंग इट अप और 2 minutes? 2 minutes. We find that when Gandhi comes on the scene, okay, we'll move to Gandhi. When Gandhiji comes on the scene, as I said, that he was the right person at the right place at the right time, you know. And his experiment in South Africa, he replicated here in India. And at the same time, जो उनकी concepts थी, they are valid even today. For instance, you talk about whether you talk about village republics या village industry being linked to village industry है, उसको आप link करते हैं with the other industries. और जो शिक्षा प्रणाली है, especially I would like to say on that, कि उन्होंने कहा it should be skilled based. जो हम आप पढ़ाई होती है, it should be skilled based, it should be craft based. And वो अभी भी जो है उनके जो concepts हैं वो अभी भी valid है. लेकिन there was a difference between Gandhi and Ambedkar. गांधी जो है वो वर्ण आश्रम जो है उसमें modifications लाना चाहते थे, untouchability के वो अगेंस्ट थे. लेकिन अंबेडकर जो थे, he talks about annihilation of caste. He says caste को बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए. There should not be any caste structure as such. So ये नहीं है कि गांधी जो हमारा nationalist discourse है उसमें ये नहीं है कि सारे nationalists एक ही आवाज से बात कर रहे थे. There were differences within the nationalists, within the nationalist ideology. Of course, as we are saying that Ambedkar की जो ideas थे, especially for women empowerment, और उन्होंने जो है constitution में जो provisions डाले for women empowerment, उसका जो है उसकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठ के आपसे colonial state पे discourse कर रहे हैं. नहीं तो I don't think I would have been sitting here. So I have to thank Ambedkar for putting the constitutional provisions, in the constitution. I won't want to talk much. Of course, Gandhi, उनका जो influence everybody knows, चाहे Martin Luther King है या Nelson Mandela है, it was an international influence Gandhi जी का जो है. And there were people said that people will scarcely believe that such a man walked on this earth. And we find कि जो उनकी unity है, जो उन्होंने, he tried to bridge the differences. Now I'm shifting to English because you are making me speak very fast. So मेरा जो thought process है वो थोड़ा अंग्रेजी में fast हो जाता है, which again मैं क्षमा मांगती हूँ. और तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो आज के दिन जो स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर थैंकफुल टू गांधी जी, वी आर थैंकफुल टू अंबेडकर स्पेशली कि उन्होंने एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उन्होंने जो सबका दुनिया के सबकी बेस्ट प्रोविजंस थे वो लेके आए हैं एंड गिवन इंडिपेंडेंट इंडिया अ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट. एंड वी आर सो थैंकफुल दैट वी हैव बीन एबल टू थ्रो द शैकल्स ऑफ द colonial state, of the British autocratic state, which we suffered for such a long period of time. Thank you. Shukriya. धन्यवाद महोदया. स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, इस संग्राम के नायकों की वृहद रूपरेखा को आपने इतने संक्षेप में हमारे लिए रखा, विचारोत्तेजक था. वही कहूंगा जो प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया. हम सभी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी विस्तार से भी सुनने का सुअवसर हमें मिलेगा. धन्यवाद. आज के अति सम्मानित मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का जन्म 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ. आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और तत्पश्चात सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी में जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया. 1991 में आप लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए. 1998 में आप केंद्र मंत्री बने और शहरी विकास मंत्रालय की कमान संभाली. 1999 में आप लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए लोकसभा के लिए, जो कि इनकी समाज सेवा एवं लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है. 2014 में आप एक बार फिर सांसद निर्वाचित हुए. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में आप मंत्री रहे. आपकी मृदु भाषिता, राजनीतिक जीवन में शालीनता आज के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के लिए प्रेरणा है. खासकर हम नव युवकों को
ऐसी जीवनी से बहुत कुछ सीखने को है। शिक्षित होने का अर्थ और इस शिक्षा का समाज के लिए महत्व, त्याग, तपस्या जैसे आदर्श आपसे हमें अवश्य सीखने होंगे। आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं, माननीय महोदय जी। आज हमारे हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनकी ओर से हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर निशा जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छा और काफ़ी विस्तार से जो है अपने देश की स्वतंत्रता का आंदोलन के बारे में, वैसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा संविधान है, वो संविधान के प्रति क्या भावना रखना चाहिए, इस विषयों पर आपने ये जो हमारा कार्यक्रम जो लगाया है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। और मैं आपको पूरे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और या विद्यार्थी ऐसे सभी लोगों को हमारी देश की आज़ादी का जो नेशनल स्ट्रगल के बारे में उनको एक बार सुनने का जो है उनको मौका मिला है। उसके लिए मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ जयसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। और आज जो हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी ने, उन्होंने भी जो है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में समझिए या अपने देश का भविष्य के बारे में भी जो विदेश के महाविज्ञान लोग समझते थे, उन लोगों का कैसी विचारधारा है, लेकिन वास्तव में क्या है, उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे विस्तार से, बहुत ही जो है समझदारी से, उन्होंने व्यापक दृष्टि से उन्होंने अपना बात रखी है। उनको भी जो है मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही जो है आप विस्तार से और इन a greater perspective you have put forth your subject. And if anybody learn, they will learn. If they will not learn, they will suffer. वैसी जो है आपने जो है भावना रखी है, काफ़ी सराहनीय है। और वैसे ही हमारे प्रोफेसर देवी सिरोही जी ने हमारे स्वतंत्र संग्राम और हमारे जितने भी जो है इट स्टूड फॉर द टाइम्स ऑफ टुडे, बहुत से जो है हमारे आज़ादी हमको केवल 1 साल 2 साल में नहीं मिला, हम हजारों सालों से गुलाम थे। उसके तहत तो गुलामी में जो है जो हमको गलत धारणाएं बने हुए समाज में, समाज को विभिन्न पक्षों में जो है डिवाइड करने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए हमारे समाज में जो है कितने भी जो है देश विदेश के लोग काफ़ी भारत का जो है इसका जो आकलन किए थे, और वो सभी लोगों ने भी जैसा हमारे देवी सिरोही जी ने बताया, इट वॉज नॉट ओनली ए फ्रीडम स्ट्रगल, इट इज फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्ट्रगल फॉर रिफॉर्म।
and existence of our spiritual life. हमारी आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक जीवन जो है हजारों साल से जो हुआ है उसको कायम रखा है. Many cultures they have come and gone. They are not now seen. दिख रहे नहीं वो. तो वैसे जो फिर भी आज हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आज भी जो है दुनिया में मान्यता प्राप्त हो रही है. अरे इतने ऑनस्लॉट्स होने के बाद भी, इतने आक्रमण होने के बाद भी फिर हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहा है, हमारा भारत भारत रहा है. भारत की आत्मा, भारत की अस्मिता को कोई नष्ट नहीं कर पाया. भले ही हम गुलाम थे, भले ही हम गुलाम थे. तो इसलिए मुझे खुशी लगा है, आपने भी जो है विस्तार से, जेवी सिरोही जी ने भी काफ़ी विस्तार से बात अपना काफ़ी अच्छा लगा है. उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और इसी तरह आज हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अमित, डॉक्टर चतुर्वेदी जी और टीचर्स और मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आज विषय भी जो है काफ़ी अपने को विचार से जो है आगे चलने का है. तो इसके लिए मैं अपना, मुझे असीम हर्ष है कि मैं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समक्ष भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में अपने विचार रखूंगा. जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने संविधान 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान से समरसता कार्यक्रम के तहत मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने को निश्चित किया है. भारत की स्वतंत्रता विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस ऐतिहासिक फलस्वरूप हम राजनीतिक तौर पर आज़ाद हुए. अपने लोगों के दिल और दिमाग में राष्ट्रीयता का विचार पैदा करना शुरू किया. यानी अपना आंदोलन जो था, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल ने जो है लोगों को जुड़ाया है, लोगों को जुड़ाया है और लोगों की, सभी लोगों को एक धारा में ले जाने का, एक राष्ट्रीय भावना निर्माण करने का. इसलिए जो है बहुत से एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, पंडित ऐसे लोग जो भी, वो लोग जो है अपना सर्वस्व छोड़कर, घर बार छोड़कर वो जो है आंदोलन में भाग रही है. मैं इस पर एक बार आपको सीडी देशमुख का बताना चाहता हूँ. चिंतामणि देशमुख, वो चिंतामणि देशमुख ने, उन्होंने फॉरेन में बहुत पढ़ के आए थे, लेकिन वो काफ़ी बड़ी डिग्री प्राप्त की. डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने समझा था कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, महात्मा गांधी जी के बारे में मैं सुनाऊं, मैं जाके महात्मा गांधी से मिलकर मैं जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काम करूंगा. तो वो महात्मा गांधी को मिलने के लिए सदाकत आश्रम आए थे और वो समझे मैं वॉलंटियर बनूंगा, सेवा दल बनूंगा, तो इसलिए मैं सदाकत आश्रम में ले लूंगा. बहुत खुशी है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा और मुझे काम दीजिए कहा. तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरे यहाँ अपने आश्रम के सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी आपको काम सौंपेंगे. तो उस टाइम में वो सेक्रेटरी ने सीडी देशमुख जी का सब सुनने के बाद भी उन्होंने वो आश्रम में जो है इनको काम सौंपा था. वो काम था टॉयलेट साफ करना.
उनको बहुत आश्चर्य हो गया, अरे मैं इतना पढ़ा हूँ, इतना इतना मेरा डिग्री है, इतना मेरा विदेश में ये है, ये काम मैं कैसा करूं। तो उन्होंने कुछ मानसिकता से गांधी जी के पास गए। गांधी जी के पास जाकर उन्होंने गांधी जी से पूछा था, क्या मैं गांधी जी मैं स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए काम करने के लिए आया हूँ, मुझे ये काम सौंपा है, मैं कैसा करूं। महात्मा गांधी जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, नहीं ठीक है, आपका काम मैं करूंगा, आपका काम मैं करूंगा। तो फिर उसमें चिंतामणि देशमुख ने भाव समझा, अरे जब महात्मा गांधी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने जाके टॉयलेट, फिर वो समझा है कि भाई आंदोलन के लिए कितना बड़ा बुद्धिमत्ता हो, कितने बड़े ये हो, नीचे से काम करने का, समाज का निर्माण का काम जो है वो करना ही पड़ेगा। ये भावना महात्मा गांधी ने निर्माण किया है। तो इसलिए आप लोगों ने काफी विषय कहा था स्वराज के बारे में, या काफी विषयों के बारे में मैं अभी उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। काफी अच्छा हमारे जयसवाल जी ने जो बिगिनिंग, जो इंट्रोडक्शन दिया हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में, बहुत ही प्रेरणादायी है। लेकिन इसको जो है स्वतंत्रता आंदोलन, और इट इज ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। स्वतंत्रता आंदोलन को हम अगर एक बात में कहना है, इट इज ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अगर दूसरे देशों में होता तो आप समझिए कितना क्या होता। अभी हर देश, आपने देखा होगा, महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन लेकर मांडले जी ने साउथ अफ्रीका का आंदोलन में किया। तो इसलिए हमारा प्राचीन का जो है सत्य, अहिंसा और धर्म, ये तीन जो है एक निगुड़ जो है इसका रहस्य है, महात्मा गांधी जी अपने जीवन में किया है। ब्रिटिशर्स ने उनको पनिशमेंट दिया था, उन्होंने ना कहा, उनको 7 साल की जो है सजा दिया। तो जज ने पूछा था कि क्या आप ये सजा ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा आप कानून की तरफ से किए, मैं मान रहा हूँ, जा रहा हूँ। कोई कहेगा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, अब आपका कानून गलत है, जो भी कानून हो, कानून कानून है, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो इस आधार पर जो है हमारा आंदोलन जो है काफी निकला हुआ है। तो आज जो है इस सारे विषयों पर हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, सारा जो है अभी आपको इतना ही कहूंगा कि अपना आशुतोष जी ने बताया था, हमारे डिफरेंट इजम्स है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये दो ही जो है दुनिया में माना हुआ है। लेकिन आखिर में कैपिटलिज्म क्या हो गया? कैपिटलिज्म आज फेल हो गया, उससे निकला है सोशलिज्म, और रेडिकल सोशलिज्म इज कॉल्ड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म आई है। आज कम्युनिज्म का चाइना में क्या हालत है, कितने देश जो है सोशलिज्म को छोड़ के आज प्रजातंत्र के मार्ग में आ रहे हैं। क्यों? सारा जो है हमारा विचारधारा जो है, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, हमारा ऋग्वेद ने कहा है। किसी भी अच्छा विषय है उसको लेना चाहिए,
गलत विषय है तो ठहरेगा नहीं, इट विल नॉट विस्टोर्ड। तो इसलिए हम लोग इस बात पर जो है जोर देना है कि neither communism nor capitalism, it is only now existing nationalism, national spirit, national fervor, patriotic fervor, देशभक्ति भावना। चाइना में भी जो है काफी कम्युनिज्म का हुआ है, लेकिन आज हर चीनी समझता है मैं चीन के लिए काम कर रहा हूँ, चीन के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे अभी जापान के बारे में देखिए, जापान जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है ध्वंस हो गया था, फिर उठ के खड़ा हो गया। आज दुनिया में जो है सबसे आगे बढ़ गया है। एक ही विषय है उसका, हमारा जापान जो है दुनिया के मैप में नंबर 1 होना चाहिए, ये भावना था हमने। What happened to United States of Russia, USSR? तो इसलिए सारे इज़म्स जो है आज टिक नहीं पा रहे। हमारा जो है विचारधारा टेस्टेड टाइम्स है, ये टेस्टेड टाइम्स है। इसमें जो जैसे आप लोगों ने कहा था, समय समय पर बहुत ने जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे और जो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ये इतना फ्रीडम जो है भारत में है, तो इसलिए जो है आप लोगों ने इस इतना रहते हुए फिर महात्मा गांधी जी हमारा आज़ाद हो गई, लेकिन आज़ाद तो आ गया, लेकिन हमारी गुलामी चले गई। लेकिन जो आज भी जो है हमारी मानसिकता जो है वो बदली नहीं है। ये मानसिकता बदलना चाहिए। मानसिकता बढ़ेगा, बदलेगा, तब जो है थोड़ा विचार आगे चलेगा। लेकिन मुझे खुशी है, काफ़ी अभी लोग जो है इसको समझना शुरू किए। किसी भी देश अपना भाषा, अपना वेश, अपना संस्कृति भूल जाएगा तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। You should have your own identity. You should have your own culture. You should have your own heritage. इसको कायम रखने के लिए आज़ादी आया है। किनसे आज़ादी आया? अंग्रेजों से। आज़ाद आने के बाद हम देश निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है। इस देश का निर्माण करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े दिग्गज थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक बहुत अच्छी जो है सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को देकर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली बाइबल फॉर अस। पार्लियामेंट इज आवर टेम्पल। पार्लियामेंट इज आवर टेम्पल। ये विचारधारा जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बराबर जो है पालन करना चाहिए। इस संविधान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और इस संविधान के प्रति आदर रखना चाहिए। और जो संविधान में बोला हुआ है विषय, उसके लिए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इस बात को थोड़ा हम लोग हम आगे लेना होगा। तो इसलिए मैं आज के विषय में
मैं संविधान के अनुच्छेद 51 खा के द्वितीय उपखंड के अनुसार देश की आज़ादी के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना 11 मौलिक कर्तव्यों में से दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भारत के नागरिकों को उन महान आदर्शों का ध्यान रखते हुए पालन करना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बने। एक समाज का निर्माण और स्वतंत्रता, सम्मानता, अहिंसा, भाईचारा और विश्व शांति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हमारे आदर्श है। यदि भारतीय नागरिक इन आदर्शों के प्रति सचेत और प्रतिबद्धता हो तो अलगवादी प्रवृत्तियां कहीं भी जन्म नहीं ले सकती है। आधुनिक राजनीतिक विचार का यदि वैश्विक तथा राष्ट्रीय अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि यूरोप देश, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसके बारे में फिर जो है मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और इसमें जो है हम लोग दूसरी तरफ भारत की राजनीतिक चेतना के बारे में मैंने बताया था। और इसमें जो है भारत में विशेष है त्याग, तपस्या। ये दो विषय जो है किसी भी संस्कृति में आपको मिलना बहुत कठिन है, त्याग और तपस्या। ये त्याग और तपस्या से अब लोग जो है अहिंसा का जो संदेश वगैरह लिए हैं इसको हम कायम रखना चाहिए। और आज इस संविधान स्थापन के 70वें वर्ष में हर एक नागरिक को ये सारे संकल्प दोहराने होंगे। देश को एक साथ आकर यह विश्वास करना होगा कि हमारे वर्तमान और भविष्य वास्तव में हमारे गौरवशाली अतीत में ही विराजमान है। इतिहास साक्षी है कि जो समाज, जो देश अपने गरिमाए अतीत का स्मरण और आदर नहीं करता, उसके वर्तमान और भविष्य पर सदैव संकट के बादल मंडराते रहते हैं। राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र की अखंडता, इसको सुदृढ़ करने के लिए हमने बलशाली एवं चिरंजीवी स्वाधीनता काल के पूर्वजों ने हमारे लिए सारे मंत्र छोड़े। मैं आपसे आज यह कहना चाहता हूं कि इन 11 कर्तव्यों में से इस एक विशेष कर्तव्य को अत्यधिक गंभीरता से जीवन शैली, पाठ्यक्रम, पठन, पाठन एवं बाकी हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। देश के छात्र और बच्चे, शिक्षक, राजनेता, इन सभी पर आज ये खास जिम्मेदारी है इन कर्तव्यों को आत्मसात करना हर नागरिक का सर्वोच्च दायित्व है। इस प्रकार मैं कहूंगा कि सरकार के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देश की नागरिक आमतौर पर सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यहाँ तक कि मतदान जैसे अघोषित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से लोगों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उत्साही लोग और नेताओं को स्थानीय समुदाय की समस्याओं में रुचि लेने के लिए आगे आना चाहिए। हर नागरिक में पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा के मामले में जिम्मेदार पितृत्व की भावना होनी चाहिए तथा बच्चे के शारीरिक नैतिक विकास को
ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे विषय जो है कुछ महत्व विषय है, इस विषय पर जो है हम ज़्यादा जो है ध्यान देने का अवसर है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि इस कोरोना के काल में, कोरोना के काल में और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, बहुत संवेदनशील होना चाहिए और समाज के सेवा में अर्पित होना चाहिए। जितना हम ये 3 भावनाओं से सुदृढ़ रूप में ठहरेंगे, मुझे विश्वास है हम बहुत से संकट में से आए, कोरोना के संकट में से भी हमारी जनता उभर कर आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और विद्यार्थी और उपाध्याय आज के ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और नए ढंग से, नए टेक्निक से और नई भावनाओं से विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा दे। विद्यार्थी भी कितने भी कठिनाई तो जीवन में आता ही है, लेकिन कठिनाई को पार करके जाना है, उसके लिए थोड़ा हिम्मत बनाना है। इसको भी जो है विद्यार्थियों काफ़ी आप लोग इसको ध्यान में रखकर आगे चले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे आज जो इसमें भाग लेने के लिए जयसवाल जी ने मुझे आज आमंत्रित किया, फिर एक बार आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद महामहिम। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, आपके विचारों ने, शब्दों ने हम सबको अनुग्रहित कर दिया। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने मित्र, अपने सह शिक्षक डॉक्टर वेद को कि वो इस कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें। डॉक्टर। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के लिए अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। महामहिम राज्यपाल ने देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों एवं मूल्यों को हर नागरिक द्वारा अपने हृदय में सजोने के ऊपर बल दिया। आपके विचार बेहद ही ऊर्जावान है, जिनका लाभ हमारे छात्रों को अवश्य होगा। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय पर बना रहे। यह एक नया पौधा है जिसको आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। हम आभारी हैं प्रोफेसर आशुतोष जी के, जो वर्तमान काल में राजनीतिक विज्ञान के अग्रणी मर्मज्ञों में एक जाने जाते हैं। आप एक प्रखर वक्ता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान है। आपको हमारे छात्रों ने पहले भी सुना है और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही प्रोफेसर देवी सिरोही जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतिहास और वर्तमान में राष्ट्रवाद के संदर्भ में सामंजस्य को बताया। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार की मुखिया उपकुलपति प्रोफेसर निष्ठा जसवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने व्याख्यान को लेकर पहल की और अपनी चिर परिचित विद्वता के साथ पूरे संगोष्ठी पर प्रकाश डाला। आपका कुशल नेतृत्व विश्वविद्यालय को नई दिशा की ओर ले जा रहा है। मैं सभी सुनने वाले छात्रों, शिक्षकों व तकनीकी स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने शांति से व्याख्यान को सुना व इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। अंत में मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी विद्वता को पूरा विश्वविद्यालय जानता है, और आपके सहयोग के लिए आपका साधुवाद। इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर आशुतोष, प्रोफेसर देवी सरोई।